इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो कि बहुत हम दिखाना चाहते हैं कि बहुत स्ट्रांग नेशन हो सकता था। उसके लिए हम नेहरू को बोलते हैं कि नेहरू के कारण हम नहीं बन पाए, क्योंकि नेहरू ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो सीट है हम्म। वो लेने से इनकार कर दिया और वो चाइना को दे दी। इस पे आपका क्या राय है? बाकायदा पार्लियामेंट में सवाल उठा था और नेहरू ने उसका बाकायदा ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में जवाब दिया है, लोकसभा में उसका जवाब दिया है। इस किताब में जो मैंने अभी दिखाई, नेहरू में तक तारीख में ठीक से नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन 52 के आसपास की बात शायद। तो नेहरू कह रहे हैं कि हमारे पास कभी कोई ऐसा ऑफर नहीं आया। ये पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। ये बिल्कुल बनाई हुई बात है। दूसरा, आप अगर गौर से देखें तो सिर्फ ये यूएन का नहीं, मैंने गोलवलकर को भी पढ़ा और लोगों को भी पढ़ता हूँ, इनके स्टेटमेंट सुनता हूँ। एक सभा में फलाने ने ऐसा कहा था, वो एक कहने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, कोई बीच में एविडेंस नहीं होता है, कहीं से आप उसे क्रॉस चेक नहीं कर सकते। तीसरी बात यह है कि चीन तो पहले से वहां मेंबर था, सिर्फ वो नाम देश का चेंज होना था, सरकार को मान्यता देने की बात अकेली थी। और तीसरा, जो नेहरू की पॉलिसी थी कि ये सब बातों में बहुत ना उलझा जाए, हम कंस्ट्रक्शन की ओर जाएं, और उनके तो एक विजन एशिया लेके चलते थे कि एशिया के लोग मुफलिसी में हैं, गरीबी में हैं, ये सब आपस में मिलें, एक दूसरे की पुरानी सभ्यताएं हैं। चीन को लेके बड़ा रिगार्ड था नेहरू के मन में, तो लेकिन इसका कोई संबंध नहीं है। ऑन रिकॉर्ड बात इतनी सी है कि ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया गया, ऐसा कोई ऑफर रिजेक्ट नहीं किया गया। फैक्ट यही है। ये क्योंकि 1945 में यूएनएससी का वो होता है, तब इंडिया भारत आजाद भी नहीं हुए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूनाइटेड नेशंस बनते हैं और उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना जीते हुए एक देश के नाम पे उनको सिक्योरिटी काउंसिल में उनको मेंबरशिप मिल जाता है। तो पहली बार हमें लगता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल बनाते वक्त जो है ना, शायद नेहरू से पूछा गया था कि आपको हमारे उसमें आना चाहिए कि नहीं, और नेहरू ने बोला नहीं नहीं नहीं, चीन चाइना को दे दो, हमें नहीं चाहिए। इससे ज्यादा बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? तो ये दिमाग में जाता है, ये डाला ऐसे जा। तो वो एक ही फर्क था कि वो आरओसी था, रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कह रहे थे, अभी जो ताइवान है। ये जो लड़ाई था कि कौन है असली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइना, वो जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है या पीआरसी है। तो इनके बीच की जो लड़ाई थी अराउंड 1971 में वो फाइनल हो गया, और जो चाइना है वो यूएनएससी का काउंसिल में आ गया। ये एक पोटेंशियल सवाल था कि अगर पोटेंशियली आपको मिलता तो अगर मिलेगा तो आपकी क्या राय है इसमें? मैंने ऑन रिकॉर्ड साफ साफ है कि ना तो यूएन काउंसिल में कोई ऐसा फॉर्मल प्रस्ताव आया, हम्म। ना कोई फॉर्मली प्रस्ताव नेहरू को या भारत को कम्युनिकेट किया गया, और ना वो कभी रिजेक्ट किया गया। तो बाकी बहुत सी बातें होती, गॉसिप्स हो सकती हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द हिस्ट्री ये साफ साफ है। एक मेरा दोस्त था, वो एक बता रहा था थियोरी इस पे कि जो लोग अपने दादा और परदादा से अपसेट होते हैं ना कि उन्होंने वो ज़मीन नहीं ली, वो ज़मीन छोड़ दी, वही लोग हैं जो नेहरू और गांधी को गाली देते हैं। पर एक चीज जो है वो कहते हैं कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, नेहरू नहीं। खैर, बट क्या आपको क्या लगता है इसमें, बिल्कुल मतलब? कन्नन, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री उसी को बनना था जिसे पूरी देश की जनता चाहती थी। अब आप ऐसे तो ये भी हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी देश के नेता कैसे थे, उनके लिए तो कोई वोट पड़ा नहीं था। लीडर तो वो होता है कि जो खड़ा हो गया और पूरा देश उसके पीछे चल दिया, तो वो महात्मा गांधी थे। कोट पढ़ देता हूँ जो मैंने किताब में सबसे पहले पन्ने पर लिखा है। जब नेहरू जी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया, तो जो गांधी जी ने बोला उसको मैंने ट्रांसलेट किया है, वो पढ़ रहा हूँ। वह निसंदेह एक चरमपंथी हैं जो अपने वक्त से कहीं आगे की सोचते हैं, लेकिन वह इतने विनम्र और व्यावहारिक हैं कि रफ्तार को इतना तेज नहीं करते कि चीजें टूट जाएं। वह स्फटिक की तरह शुद्ध हैं, उनकी सत्य निष्ठा संदेह से परे है। वह एक ऐसे योद्धा हैं जो भय और निंदा से परे हैं, राष्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित है। दूसरा, आप गौर से देखें तो कांग्रेस की लीडरशिप में महात्मा गांधी हो गए, महात्मा गांधी से 5 या 7 साल छोटी उम्र सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। महात्मा गांधी से करीब 15 या 20 साल छोटे हैं नेहरू जी। तो ये नेक्स्ट जनरेशन है। इस जनरेशन में कांग्रेस के अंदर 2 प्रोमिसिंग लीडर्स हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। लेकिन सुभाष चंद्र बोस भी नेहरू से उम्र में 15 साल छोटे हैं। उस समय की जो भी आप कम्युनिकेशन पढ़े अंग्रेजों के साथ, तो अंग्रेज बार बार ये कह रहे हैं कि वो देखो नेहरू मानेगा कि नहीं, नेहरू को मनाना पड़ेगा, नेहरू तो नहीं मानेंगे। तो वो तो बागी तबीयत के आदमी थे। और पूर्ण स्वतंत्रता की बात सबसे पहले कांग्रेस के अंदर कौन उठा रहा है? वो अध्यक्ष बनते हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं, पूर्ण आजादी की बात करेंगे। आप अगर देखें, असहयोग आंदोलन 1920-21 में हो गया, और उसके बाद गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता निवारण पर पूरी तरह लग गए। तो नौजवान एक बार फिर से हिंसा की तरफ जाना चाहता था, तो वो गांधी के रास्ते से उसे लग रहा था कुछ हो नहीं रहा है। तो उस गांधी के रास्ते और उन क्रांतिकारियों के रास्ते में पुल कौन था? उसमें पुल फिर 2 नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। चंद्रशेखर आजाद, जब ये पूना पैक्ट होने वाला था, तो इस पे चर्चा हो रही थी कि क्या क्रांतिकारियों को भी माफ कर दिया जाएगा, तो उसकी संभावना नहीं हो रही थी उसमें बनने की। यशपाल को या किसी एक व्यक्ति को नेहरू जी के पास भेजा, तो नेहरू जी कह रहे हैं कि नहीं, इसमें बहुत मदद मुझे लगता नहीं कि हो पाएगी, और हम गांधीवादी लोग हैं, हम हथियारों से भी कोई मदद नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अध्ययन करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो कुछ आर्थिक मदद हो जाए।
तो फिर 2 दिन बाद कोई दूसरा व्यक्ति उन्होंने भेजा, क्रांतिकारियों ने अपना, नेहरू जी ने उसे 1,500 रुपए दिए और वो 1,500 रुपए फिर चंद्रशेखर आजाद के पास आए। ये 3 साथी थे तो तीनों ने 500 रुपए अपने अपने पास रख लिए और जब उनकी मुठभेड़ होती है अल्फ्रेड पार्क में तो उनकी जेब से वही 500 रुपए वो बरामद हुए थे। तो ये रिश्ता आप किसी और का नहीं पाएंगे इस तरह का। क्रांतिकारियों से भी रिश्ता हो, कम्युनिस्टों से भी रिश्ता हो, गांधीवादियों को भी स्वीकार करता हो, सबको साथ लेने की ताकत थी। नेहरू पहले आदमी है कांग्रेस के अंदर जो सबसे अधिक तकरीबन 10 साल जेल में रहे और सबसे ज्यादा बार जेल गए। कांग्रेस में एक तय प्रक्रिया है, एआईसीसी के जो डेलीगेट्स होते हैं वो चुनाव में वोट डालते हैं, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो अध्यक्ष बन जाता है। ये कांग्रेस का संविधान है। लेकिन कांग्रेस की एक दूसरी परंपरा है जो महात्मा गांधी के समय होती थी और आगे भी बनी रही, कि महात्मा गांधी जिसका नाम कहते थे, जिसे वो समझते थे कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से इसे अध्यक्ष बनना चाहिए, वही अध्यक्ष बनता था। 1929 में पीसीसी के सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन महात्मा गांधी के लिए आए थे, लेकिन गांधी जी ने कहा कि मैं नहीं, इस समय जवाहरलाल नेहरू को बनना है, हमें युवाओं को नेतृत्व देना है, तो नेहरू बने। 1931 में ये समय है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन, सरदार पटेल बन जाते हैं। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कार्य समिति उनके से सहमत नहीं थी। सरदार पटेल ने पत्र लिखा महात्मा गांधी को कि बहुत से नेता कंफर्टेबल नहीं है सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाने से। गांधी जी पत्र का जवाब दे रहे हैं, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, लेकिन इस समय मैं जो देखता हूं कि सुभाष के अलावा कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष बनने के लिए योग्य नहीं है। और यूरोप में थे सुभाष चंद्र बोस, वहां से गांधी जी का पत्र जाता है कि तुम आओ अध्यक्ष। नेहरू जब अध्यक्ष बने तब गांधी की चली, पटेल जब अध्यक्ष बने तब गांधी की चली, सुभाष चंद्र बोस बने तब सबकी हटा के गांधी की चली। यही 46 में हुआ। डायरेक्ट एक्शन होने की स्थितियां बन रही हैं, देश का विभाजन होगा कि नहीं होगा, बहुत भूचाल मचा हुआ था। फिर एक कांग्रेस की मीटिंग हुई और गांधी जी उसमें बैठे थे। गांधी जी ने पूछा किसको अध्यक्ष बनना है, तो गांधी जी ने राय दी कि मैं समझता हूं कि जवाहर को अध्यक्ष बनना चाहिए। गांधी जी ने इतना कहा, सरदार पटेल ने अपना पर्चा वापस ले लिया, कृपलानी ने अपना पर्चा वापस ले लिया और कृपलानी ने ही नेहरू का पर्चा भरा। अगर नेहरू इतने बेताब थे कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए तो पर्चा तो कम से कम जरूर बनते। अब आइए कि साहब वो अध्यक्ष बन गए। अध्यक्ष बनने का मतलब प्रधानमंत्री बनना नहीं था, वो अध्यक्ष नहीं भी बनते तब भी प्रधानमंत्री वही बनते। अब कुछ लोग ये लगाते हैं कि चूंकि उन्हें प्रधानमंत्री बनना था तो उन्होंने विभाजन स्वीकार कर लिया, देश एक भयानक अराजकता के दौर में चला गया, तब कांग्रेस ने सरकार में जाना स्वीकार किया और नेहरू ने प्रधानमंत्री बनना स्वीकार किया। तो इसके बाद जो भी लोग ये बात सुन रहे हैं वो अपने मन से निर्णय कर लें कि नेहरू को जबरदस्ती बनाया गया और या विल ऑफ पीपल। और नेहरू 36 में तो यहाँ तक लिखते हैं कि नेहरू तुम्हें सीजर नहीं बनना है। तो उनकी पॉपुलैरिटी गजब की थी, गजब। चर्चिल का ये कोट तो बहुत मशहूर है कि वो भारत बहुत हिस्सों में बिखर जाएगा, लेकिन नेहरू के बारे में उनका एक स्टेटमेंट था कि इस आदमी के अंदर ना तो बिल्कुल नफरत है और ना बिल्कुल घृणा है। चर्चिल जैसा आदमी जो हिंदुस्तान से किस रूप में नफरत करता था, जो गांधी को अतरंगा फकीर कहता था, उसने भी नेहरू के अंदर एक क्वालिटी देखी। इसीलिए गांधी जी ने उन्हें अपना वारिस बनाया कि गांधी की 2 सबसे बुनियादी चीजें थी कि हमें घृणा नहीं करनी है और हमें डरना नहीं। और 100% अगर किसी नेता ने उसको अपनाया था वो जवाहरलाल नेहरू थे और देश की जनता ने नेक्स्ट जनरेशन के रूप में उन्हें लीडर मान लिया था। 35 का चुनाव कांग्रेस ने जो लड़ा है प्रांतीय असेंबलियों का, कांग्रेस के फेस नेहरू जी थे और हम ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से जीते थे। तो ये तो कोई विवाद ही नहीं है। होता तो किसी अखबार में तो छपता, 5 जनने में छप जाता, ऑर्गेनाइजर में छप जाता।